हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर सक्षम अकादमी के इस ऑनलाइन सेशन में। और आज का जो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन रहने वाला है सेट नंबर 831 का। हम कंप्यूटर और रीजनिंग का पोर्शन देखेंगे। पहला सवाल यहाँ पर हमसे पूछा गया था, निम्न में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट और ऑनलाइन चैटिंग। तो बेसिक सा सवाल है, आपको यहाँ पर दिख रहा है ऑनलाइन चैटिंग डेली लाइफ का आपका हिस्सा रहता है। कहीं ना कहीं पे आप सोशल नेटवर्किंग साइट या व्हाट्सएप इत्यादि कोई भी चीज़ हो वहाँ पर आप नॉर्मली चैटिंग करते हैं, तो उसे यहाँ पर ऑनलाइन चैटिंग बोला जाता है। तो वो एक किसी प्रकार का अपराध नहीं है, आप आसानी से बता देंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। साइबर स्टॉकिंग, तो आपको यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है, स्टॉकिंग मतलब करना, मतलब किसी पे नज़र रखना, इस प्रकार आप यहाँ पर बताएंगे। तो आपको यहाँ पर पूछा गया था अपराध नहीं है, तो आप बताएंगे ऑनलाइन चैटिंग यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का अपराध नहीं होता है। 87 है आपके पास, सी प्लस प्लस भाषा का जनक कौन है? चार ऑप्शन थे आपके पास और यहाँ पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। हमसे पूछा गया है सी प्लस प्लस। बात करी जाए सी लैंग्वेज का, तो सी लैंग्वेज के आप बता देंगे डेनिस रिची, ये हो जाते हैं हमारे सी लैंग्वेज के। परंतु यहाँ पर पूछा गया था सी प्लस प्लस, तो आप बताएंगे ऑप्शन ए बर्जन स्टाउ स्ट्रूप, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। बस आपको सवाल में ये ध्यान देना है कि सी प्लस प्लस है या फिर सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज आपसे पूछा जाता तो आप यहाँ पर सी से बताए थे डेनिस रिची। 88 है आपके पास, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। चार ऑप्शन थे आपके पास और आपको पूछ रहा है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? तो आप बताएंगे ओपन सोर्स। ओपन सोर्स यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम ये हो जाता है। बात करी जाए इसके खोजकर्ता की, तो आप बताएंगे यहाँ पर लाइनस टोरवॉल्ड इसके खोजकर्ता हो जाएंगे। अब हमसे पूछ रहा है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है किस प्रकार का, तो आप यहाँ पर बताएंगे मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग। एक तरह का काफ़ी यूजेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इसे माना जाता है, खास तौर पर इसे मुख्यतः इसे यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए ये हो जाता है क्योंकि मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर खोजकर्ता का भी इसमें नाम ध्यान रखना है और किस प्रकार का ये सिस्टम है, तो आप बताएंगे ओपन सोर्स। 89 है आपके पास, कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो प्रयुक्त होता है, यानी कि कैप्चा किस चीज़ के लिए यहाँ पर यूज़ होता है, हमें सवाल में वो बताना था। तो कैप्चा आपने देखा होगा कई बार जब आप कोई फॉर्म इत्यादि भरते हैं या किसी ऐसी वेबसाइट की में प्रवेश करते हैं जहाँ पर वो सबके लिए यूज़ करने के लिए नहीं होती, या कोई खास वेबसाइट होती है। जैसे आपने माना कोई फॉर्म भरा तो उससे पहले भी आपका यहाँ पर ईमेल आईडी या पासवर्ड पूछता है, परंतु साथ साथ एक कैप्चा यहाँ पर दे देता है, कैप्चा कोड, ताकि ये बताने के लिए कि आप इंसान ही हैं और कोई मनुष्य ही इस वेबसाइट को यहाँ पर यूज़ कर रहा है। हमसे पूछा गया था कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो आप बताएंगे मानव इनपुट को। ऑप्शन ए मानव इनपुट को मशीन इनपुट से अलग करने के लिए। तो बस आपको यहाँ पर बेसिक तौर पे कैप्चा कोड ध्यान रखना है। कैप्चा कहाँ पर दिखता है आपको? जब आप फॉर्म भरते हैं तो ईमेल आईडी या पासवर्ड आप कहीं पर डालते हैं, परंतु साथ में नीचे पे एक कोई अंक लिखा होगा या फिर अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट लिखे होंगे, इस प्रकार का कोई कोड होता है जो आपको वहाँ पर भरना पड़ता है, तो वही आपका यहाँ पर कैप्चा कोड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 है हमारे पास, कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस है। हमें यहाँ पर वायरस की फुल फॉर्म बतानी थी। तो वायरस होता क्या है? जो आपके पीसी इत्यादि को हानि पहुंचाता है, या कोई आपकी फाइल सेव है उसे करप्ट कर देता है या हानि पहुंचा देता है, आप सीधे सीधे बताएंगे। हमें यहाँ पर वायरस की फुल फॉर्म बतानी थी, तो ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये आपकी यहाँ पर वायरस की फुल फॉर्म हो जाएगी। 91 है आपके पास, एक निश्चित कोड भाषा में परमिट को WVLNOG लिखा गया, उसी भाषा में इस वर्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा? आपको यहाँ पर एक शब्द दिया गया है और उसका कोट आगे यहाँ पर दिया गया है, और आपको पूछा हुआ है इस शब्द को इसी प्रकार जैसे ये चेंज हुआ है, इस शब्द को कैसे चेंज करके हम लिखेंगे। तो आपको दिख रहा है अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट, और कोट वाले सवालों में हमको करना क्या है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अंग्रेजी के होते हैं हमारे 26 अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक, तो आप उस 26 को 13 में तोड़ेंगे। यहाँ पर ए से लेकर आप एम लिख देंगे, फिर 1 2 3 4 और एम तक आप गिनेंगे तो 13 हो जाते हैं। अब उसके बाद जो 14 वर्ड हमारा एन आएगा वो यहाँ से ना आकर एम के नीचे से आएगा, NOP, फिर इस प्रकार XYZ, ये हो जाता है हमारा 26। इस प्रकार हमारे ये वर्ड आ जाएंगे। अब आपको दिख रहा है
P का बन रहा है V। यहाँ पर आपको यहाँ पर हर टाइप से सोचना है। P का बन रहा है आपका V, तो P में जब आप 6 को जोड़ रहे हैं, इस P में आप 6 को जोड़ रहे हैं, तो वो तब बन रहा है आपका आगे जाके V। 6 कैसे जोड़ना है? यदि आपको कहा जाए इस A में 3 जोड़िए, तो आप बताएंगे B C D। इस प्रकार आप 3 जोड़ के A को लिख देंगे D। तो इसी प्रकार आपको यहाँ पर करना क्या था? पहले वर्ड में 6 जोड़ना था। इस P में आप 6 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा V। फिर जो सेकंड वर्ड है वो आपको बिल्कुल अपोजिट लिखना है। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, A का अपोजिट हो जाता है हमारा Z, B का अपोजिट हो जाता है हमारा Y, M का अपोजिट हो जाता है हमारा N। तो A B C D E, E का अपोजिट भी यहाँ पर कुछ आएगा, तो वो आपको यहाँ पर करना था। E का बिल्कुल अपोजिट, तो वो हो जाता है हमारा V। फिर अगले वर्ड में आपको करना क्या था? पहले आपने +6, फिर बिल्कुल अपोजिट, फिर क्या करना था आपको -6। जब आप R में से 6 घटाएंगे तो वो आपका L बन जाएगा। फिर दोबारा से आपको करना क्या था? सिंपल अपोजिट वर्ड, M का आप अपोजिट करेंगे तो वो N मिल जाएगा। फिर दोबारा से यही वाली प्रक्रिया शुरू करनी थी, +6 वाली, अगले वर्ड में +6, फिर बिल्कुल अपोजिट। और यदि इसके आगे कोई वर्ड होता तो आप करते -6। यानी कि सवाल में हो क्या रहा था? +6 अपोजिट -6। फिर से यहाँ पर जो अगला वर्ड होगा वो अपोजिट, फिर +6, फिर अपोजिट, फिर -6। यानी कि जो +6 है या -6 है उसके जस्ट बाद कौन सा वर्ड आ रहा था? बिल्कुल अपोजिट वाला। अब यहाँ पर आप देखेंगे, जब आप I में +6 करेंगे तो आपका बन जाता है यहाँ पर O। इस I में +6 करेंगे तो आपका O बन जाता है। फिर आपको करना क्या है? N का अपोजिट, N का अपोजिट हो जाता है हमारा M। फिर आपको इस E में से 6 घटाना था, जैसे आपने यहाँ पर घटाया, तो जब आप E में से 6 घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा Y। फिर उसके बाद आपको करना क्या है? R का अपोजिट, R का अपोजिट हो जाता है हमारा I। फिर आपको क्या करना है? यहाँ पर 6 जोड़ना था। इस T में जब आप 6 को जोड़ते हैं तो आपका बन जाता है Z। फिर उसके अगले वर्ड का अपोजिट, तो उस I का जब आप अपोजिट करते हैं तो आपके पास आ जाता है R। +6 फिर अपोजिट। अब किसका नंबर हो जाएगा यहाँ पर? -6 का। तो जब आप A में -6 करेंगे तो आपके पास आ जाता है U, OMYIZRU। तो ये आपको ऑप्शन बी में सीधे सीधे दिख रहा है, तो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। बस सवाल में आपको सोचना है कि कितने तरीके से ये आगे वर्ड बन रहा है। कोई भी चीज़ यहाँ पर मुश्किल नहीं होती, बस सब प्रैक्टिस पे बेस हो जाता है। आप जितने टाइप से इस प्रकार के सवालों को करेंगे तो आपका दिमाग उतना खुलेगा। आपको बस उतना सोचना है कि किस प्रकार से कौन सा सवाल यहाँ पर चल रहा है। तो आपका परमिट का कोड इस प्रकार यहाँ पर बन रहा है, तो आप देखेंगे कि इस P में कितना जोड़े कि 6 V आ जाए, या इस E का अपोजिट हो रहा है ये V, तो आप इस प्रकार आसानी से वहाँ पर समझ जाएंगे। सबसे पहले आपको वहाँ पर अल्फ़ाबेट लिख देने हैं, उसके बाद आपका सवाल सीधे सीधे आसान हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाता है। 92 है आपके पास। एक जन्मदिन पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। मनोज बाईं ओर है तेजेंद्र के और दाईं ओर है पवन के। सुमन बैठी है दाईं ओर मनु के, किंतु बाईं ओर पवन के। तो बीच में कौन बैठा है? सीटिंग अरेंजमेंट वाला सवाल है हमारे पास। हमें कह रहा है एक पार्टी में यहाँ पर 5 मित्र हैं। मनोज जो है वो बाईं ओर है तेजेंद्र के। पहले आप तेजेंद्र को बैठाएंगे, ये तेजेंद्र है, इसके बाईं ओर है मनोज, और हमें कह रहा है दाईं ओर है पवन के। यानी कि जो मनोज है वो तेजेंद्र के बाईं ओर है और दाईं ओर है पवन के। यहाँ पर पवन का दायां हो जाएगा मनोज। इस प्रकार आपका सवाल यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। फिर हमें कह रहा है सुमन बैठी है दाईं ओर मन्नू के, किंतु बाईं ओर पवन के। जो सुमन है वो मन्नू के दाईं ओर है और पवन के बाईं ओर है, तो पवन के बाईं ओर है सुमन। और हमें वहाँ पर बोला गया है दाईं ओर किसके हो जाएगी? मन्नू के। तो मनु, सुमन, पवन, मनोज और तेजेंद्र। इस प्रकार आप यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट इन 5 लोगों का कर देंगे। अब सवाल में आपको कुछ भी पूछा होगा आप आसानी से बता देंगे। आपको कहा गया है बीच में कौन बैठा है। 5 लोग हैं, 2 आप इधर से जोड़ेंगे, 2 आप इधर से, तो आपको दिख जाएगा ये जो इंसान होगा वो इन 5 में बीच का हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पवन। 93 आपके पास। लड़कियों की एक पंक्ति में वीणा आरंभ से 12वीं है और अंत से 19वीं है। लड़कियों की एक अन्य पंक्ति में सुनीता आरंभ से 14वीं है और अंत से 20वीं है। तो दोनों पंक्तियों में कुल मिलाकर कितनी लड़कियां हैं? पहले भी आपने इस प्रकार के सवाल करे हैं।
आपको कह रहा है एक दो पंक्तियां हैं जिसमें से पहली पंक्ति की बात हो रही है कि जो वीणा है वो आरंभ से 12वीं है। यहाँ पर कोई वीणा है और वो शुरू से अगर गिना जाए तो वो 12वें नंबर पर है यदि हम शुरू से गिने, और अंत से हमें कह रहा है 19वीं है, यदि उसे अंत से गिना जाए तो वो 19वें नंबर पर हो रही है। तो यहाँ से यहाँ तक 19 बच्चे हैं और शुरू से यहाँ तक 12 बच्चे हैं। तो आप दोनों को काउंट कैसे करेंगे, 19 प्लस 12, तो ये हो जाते हैं आपके 31। 19 और 12 जोड़ के आपके पास आ जाएगा 31। अब आपको करना क्या था, यहाँ से आपने वीणा को एक बार जोड़ दिया और साथ में यहाँ से भी वीणा को एक बार जोड़ दिया, जबकि वीणा तो एक ही लड़की रहेगी, तो वीणा का स्थान आपने यहाँ पर 2 बार काउंट कर दिया, हमें एक बार कम करना पड़ेगा, तो ये हो जाएंगे आपके 30। तो इस पंक्ति में बच्चे हो जाएंगे आपके यहाँ पर 30। उसी प्रकार आपको इस पंक्ति में भी निकाल देना है। सुनीता हमें कह रहा है ऊपर से 14वें नंबर पर है और नीचे से हमें कह रहा है 20वें नंबर पर है। तो 14 और 20 को जब आप जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाता है 34। फिर से आपने सुनीता को यहाँ से भी जोड़ दिया है और यहाँ से भी एक माइनस कर देंगे आप, 33। तो 33 बच्चे आपके इस पंक्ति में हैं और 30 बच्चे आपके इस पंक्ति में। सवाल में हमसे पूछा गया है दोनों पंक्तियों में कुल मिलाकर कितनी लड़कियां हैं, तो आप दोनों को जोड़ देंगे, 30 और 33 हो जाते हैं आपके पास 63, 63 आपका आंसर हो जाएगा। 94 आपके पास, नमिता पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है और वह बाद में दाईं ओर मुड़ती है और 14 मीटर चलती है, बाद में बाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है, फिर से बाईं ओर मुड़ते हुए वह 14 मीटर चलती है, तो वह वर्तमान में प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। डायरेक्शन वाला सवाल है आपके पास। आपको कह रहा है जो नमिता है वो पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है। मान लीजिए उसने यहाँ से चलना शुरू किया, अब पश्चिम हो जाएगा उसका इधर और वो चलती है 14 मीटर। फिर वो कह रहा है फिर वो बाद में दाईं ओर मुड़ती है और 14 मीटर चलती है। जब वो इधर चल रही है तो उसका दाईं हो जाएगा इस साइड और वो फिर से चल रही है 14 मीटर। फिर कह रहा है हमें बाद में बाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। अब जब वो ऊपर को देख रही होगी तो बाएं हो जाएगा उसका इस साइड और वो 10 मीटर यहाँ पर चले गई। फिर हमें कह रहा है फिर से बाईं ओर मुड़ते हुए वो 14 मीटर चलती है। अब जब वो इधर को चल रही है उसका बाएं हो जाएगा इधर और फिर से वो चल रही है 14 मीटर। अब आपको कह रहा है तो वह वर्तमान में प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी कि वो यहाँ से और यहाँ पर पहुँच चुकी है, तो वो दूरी हमें यहाँ पर बतानी थी, शुरू कहाँ से किया और अब कहाँ पर है। तो इस प्रकार आपको जब दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक 14 है, यहाँ से यहाँ तक 14 है, तो ये दोनों जो लाइन दूरी हो जाएंगी वो हमारी सेम हो जाएंगी। तो ऊपर भी जब 10 है तो नीचे भी 10। अब आप आसानी से बता देंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी 14 प्लस 10, तो 14 और 10 को जोड़ के आपके पास आ जाता है 24। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। 95 आपके पास, एक औरत की तस्वीर दिखवाते हुए एक व्यक्ति ने कहा वह मेरे इकलौते पुत्र की सास की इकलौती लड़की है। औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। ब्लड रिलेशन वाला सवाल है। आपको कह रहा है एक औरत की तस्वीर दिखाते हुए एक व्यक्ति ने कहा, यहाँ पर कोई व्यक्ति है और यहाँ पर कोई औरत है। व्यक्ति उस औरत के लिए कह रहा है कि वह मेरे इकलौते पुत्र, ये व्यक्ति इस औरत के लिए कह रहा है कि ये औरत मेरे इकलौते पुत्र, तो पहले आप यहाँ पर व्यक्ति का कोई पुत्र हो जाएगा। इस प्रकार इकलौते पुत्र की सास की इकलौती लड़की। अब पुत्र की सास कब होगी, जब पुत्र की किसी के साथ शादी होगी। तो पुत्र की जब सास की इकलौती लड़की, यानी कि सास की इकलौती लड़की कौन हो जाएगी, स्वयं ये औरत। पुत्र की सास कब होगी, जब पुत्र की किसी से शादी होगी और उसकी माँ होगी। तो व्यक्ति कह रहा है औरत के लिए कि ये औरत जो है मेरे पुत्र के सास की इकलौती लड़की है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर सीधे सीधे दिख जाएगा। बस आपको यहाँ पर डायग्राम बनाना सीखना है। आपको यहाँ पर दिख रहा है पुत्र जब इस औरत से विवाहित हो जाएगा तो ये व्यक्ति इस पुत्र का यहाँ पर पिता हो जाएगा। आपको पूछा गया था औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है व्यक्ति का बेटे की बहू, यहाँ पर आपको सीधे सीधे दिख रहा है ये जो औरत है इस व्यक्ति के बेटे की बहू है। तो आप बताएंगे क्या संबंध हो जाएगा, आप बताएंगे पुत्र वधू, ऑप्शन डी। बस आपको यहाँ पर डायग्राम बनाना यहाँ पर आसानी से सीखना है। उसके बाद सवाल में आपसे कुछ भी पूछा गया वो आप आसानी से बता देंगे। 96 है आपके पास। यहाँ पर आपको एक सीरीज दी गई है और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा हमें वो बताना था। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है जब आप 12 में 0.5 की गुणा करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। फिर आपको 6 में 1 की गुणा करनी है तो फिर से 6 आ जाएगा। फिर आपको इस 6 में 1.5 की
गुणा करनी है 1.5, तो आपका आ जाएगा 9। फिर जैसे आपको यहाँ पर अब सीधे सीधे दिख रहा है 0.5 के बाद 0.5 बढ़ के 1 हुआ, फिर 1 में आप 0.5 बढ़ाएंगे 1.5 हो जाएगा, 1.5 में आप 0.5 बढ़ाएंगे तो 2, यानी कि इस 9 में आप 2 की गुणा करेंगे तो 18। अब 0.5 बढ़ रहा है तो 2 में 2 के बाद आ जाएगा आपका 2.5। इस 18 में जब आप 2.5 की गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 45। अब 2.5 के बाद आप सीधे सीधे बता देंगे अगला नंबर 3 की गुणा वाला हो जाएगा। तो जब आप इस 45 में 3 की गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ऑप्शन बी 135। 97 है आपके पास, यदि 15 मार्च 1919 को सोमवार था तो 10 जुलाई 1919 को कौन सा दिन होगा। बेसिक सा सवाल है, सेम ईयर में हमसे अगला दिन पूछा हुआ है। तो 15 मार्च तो बीत चुका है और हमें पता चल चुका है कि 15 मार्च को सोमवार था। जुलाई तक हम कैसे जाएंगे, मार्च में होता है हमारे 31 दिन, जिसमें से 15 दिन तो बीत चुके हैं 15 मार्च तक, तो बस से कितने हैं 16। यह है मार्च का महीना, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, और फिर जुलाई में आपको ये ध्यान देना है 31 ना लिख के सिर्फ जहाँ तक पूछा गया है वो जुलाई आप नोट कर देंगे। तो 10 जुलाई तक पूछा गया है। इस प्रकार आप इन नंबरों को जोड़ देंगे। तो जब आप इन्हें जोड़ते हैं तो आपके पास आ जाता है 117, 117। 117 तो कुल दिन है 15 मार्च से 10 जुलाई तक जाने में। अब इस 117 को आपको करना क्या होता है, 7 से भाग दे देना है। तो जब आप इसे 7 से भाग देंगे 117 को, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है एक बार जाएगा 7 आ जाएगा, फिर आपका 4 यहाँ पर बच जाता है, फिर आप 7 उतारेंगे 6 से देंगे, फिर आपका आ जाएगा 42। तो 5 जो है वो आपका शेषफल यानी कि रिमाइंडर बच जाता है। और जो रिमाइंडर बचता है, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 15 मार्च से आप जुलाई में, यानी कि आप आगे जा रहे हैं। तो जब भी आगे जाते हैं और जो दिन हमारे शेष रहते हैं वो ऐड हो जाते हैं। किस दिन में, इस दिन में जो हमें वार दिया गया है। तो यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है, तो सोमवार में जब आप 5 वारों को ऐड करेंगे तो आपके पास सीधे सीधे यहाँ पर आंसर आ जाता है ऑप्शन ए, शनिवार आपका आंसर हो जाएगा। 98 है आपके पास, एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार बजती है, अर्थात जितना समय होता है घड़ी भी उतनी बार बजती है। बताइए 24 घंटे में घड़ी कुल कितनी बार बजेगी। कोई घड़ी है वो 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इस प्रकार जितना टाइम होता है उतनी बार बजती है। तो 12 बजे वो 12 बार यहाँ पर बज जाएगी, क्योंकि 12 बजने में हमारा आधा दिन बीत जाता है। तो सबसे पहले आप कैसे निकालेंगे, आपने मैथ्स में यहाँ पर समांतर श्रेणी पढ़ा होगा एपी। अब जिसे एपी नहीं आती वो यहाँ पर क्या करेगा, इन नंबरों को काउंट करता जाएगा। परंतु एपी यदि आपको आती है तो आपको पता है 1 से 12 तक जाने में टोटल नंबर हो जाते हैं हमारे 12। हमें इन 12 पदों का योग ज्ञात करना था। एपी में हो जाता है हमारा एसएन, एन क्या, सम ऑफ एन पद। तो एन कितना हो जाएगा हमारा 1 से 12 तक जाने में 12। ये हो जाता है हमारे पास फॉर्मूला n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस प्रकार हमारा ये एसएन का फॉर्मूला हो जाता है। एसएन क्या होता है, सम ऑफ एन नंबर्स। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है n क्या है 12। 12 कैसे है, 1 2 3 4 जब आप काउंट करेंगे नॉर्मली 12 बार कोई घड़ी बजती है। तो 12/2, 2a क्या है प्रथम पद यानी कि 1, तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही आएगा। फिर n क्या है 12, 12 में से 1 माइनस करेंगे तो आप बताएंगे 11। और d क्या है, d हर 2 पद का अंतर हो जाता है, अगले वाले से पिछला वाला यहाँ पर माइनस कर देना है या इससे, तो आपको d सब में सेम मिलेगा। जब आप 12 से यहाँ पर कोई 11 होगा, 11 को माइनस करेंगे तो भी आपका 1 आएगा, 3 से 2, अगले से पिछले को माइनस कर देना, आपका d आपको मिल जाएगा। तो d हो जाता है हमारा 1। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6। 11 को 1 से गुणा करेंगे 11 आएगा और उसमें 2 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 13। यहाँ पर आपने 6 निकाल दिया है, तो 6 गुणा 13 ये हो जाता है आपका 78। 78 क्या है आप बताएंगे। घड़ी जो है 12 घंटे में 78 बार बज जाती है। अब आपको पूछा गया था 24 घंटे में, जब 12 में वो 78 बार बज रही है तो 24 घंटे में वो कितनी बज जाएगी, आप 78 इंटू 2 कर देंगे यहाँ पर, तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन सी, 156 बार यहाँ पर घड़ी बज जाती है। 99 है आपके पास, हार्वेस्ट का कोड आपको दिया है 22 21 7 24 20 3 और 10, और हमें पूछ रहा है उसी कूट भाषा में फार्मर को किस प्रकार लिखा जाएगा।
बेसिक सा सवाल है, पर सवाल आपको कब आएंगे इस प्रकार के, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे। जितने प्रैक्टिस का मतलब होता है उससे आपका यहाँ पर सोचने की क्षमता बढ़ जाती है कि सवाल किस प्रकार से, कितने प्रकार से यहाँ पर हो रहा है। आपको दिख रहा है हार्वेस्ट, अब आपको सबसे पहले करना क्या है, फिर से वही अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट लिख देना है जेड तक, ए बी सी डी से लेकर जेड तक, इस प्रकार आपको अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट लिख देना है। अब उसके बाद आपको करना क्या था, जैसे आपको ये वर्ड दिख रहे हैं सीधे, अब आपको यहाँ से उल्टा शुरू कर देना है। इनके कोड इस प्रकार बन रहे हैं, टी एस ई वी आर ए एच, इस प्रकार आपने इस हार्वेस्ट को यहाँ से उल्टा लिख देना है। और कोड, जो इनके एक्चुअल कोड होंगे, कोड का मतलब है जो हमारे अल्फ़ाबेट में यहाँ पर क्रमांक है। जैसे ए का कोड आप बोलेंगे 1, क्योंकि ए पहले नंबर पे आता है, बी का बोलेंगे आप 2, सी का बोलेंगे 3। अब इस प्रकार पहले आपको वर्डों को उल्टा लिख देना है, और उसके बाद जो आपके कोड निकलते जाएंगे, जैसे ए का कोड होता है 5, परंतु यहाँ पर 5 नहीं लिखना, आपको करना है हर कोड में +2, हर कोड में यहाँ पर +2 कर देना है। जैसे ए का कोड होता है अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में 1, तो ए का कोड 1 ना लिख के आप +2 यानी कि 3 लिख देंगे। तो ई का कोड आपको दिख रहा है 5, तो +2 करके ई का कोड बन जाता है 7। टी का कोड आपको दिख रहा है 20, तो 20 में +2 करके वो हो जाएगा आपका 22। एस का कोड आपको दिख रहा है 19, तो 19 में +2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 21। ऐसे ही आपको पता है वी का कोड हो जाता है हमारा 22, तो उसमें +2 करेंगे वो बन जाएगा 24। आर का कोड होता है हमारा 18, उसमें +2 कर देंगे 20 आप लिख देंगे। और हमारा एच का कोड हो जाता है 8, और 8 और 2 हो जाता है हमारा 10। तो आपका कोड इस प्रकार बन रहा था 22, 21, 7, 24, 20, 3, 10। तो ये आपको यहाँ पर कोड दिया गया था। सेम इसी प्रकार आपको यहाँ पर फार्मर में भी निकाल देना है। निकालना कैसे है, फार्मर इस प्रकार लिखा है, अब आपको उल्टे वर्ड यहाँ पर लिख देना है, आर, फिर आपका ई आ जाएगा, फिर आपका एम आ जाएगा, फिर ये वाला आर आ जाएगा, फिर ए, फिर एफ। इस फार्मर को आपने उल्टा लिख देना है। और अंग्रेजी में जो इनके कोड होते हैं, कोड कैसे, सबसे पहले उसके लिए आपको अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। तो जो जिस क्रमांक में आता है वो इनका कोड हो जाता है। जैसे ए पहले नंबर पर आता है, ए का कोड होता है 1, तो आपको यहाँ पर 1 नहीं लिखना, प्रत्येक ये पहले आपको वर्ड उल्टे लिखते हैं और हर वर्ड में 2 जोड़ देना है, +2 +2 +2 +2 +2। जैसे ए का कोड होता है 1, तो 1 का क्या हो जाएगा +2 करके 3, तो उसे आप संख्या के रूप में लिखेंगे 3। तो बस आपको यहाँ पर क्या करना था, वर्ड जो हो रहा है वो आपका उल्टे से शुरू हो रहा है। हार्वेस्ट को आपने टी से शुरू करना है और हर अक्षर में +2 कर देना है। तो जब आप +2 करेंगे आपके पास आ जाएगा ऑप्शन बी, 20, 7, 15, 20, 3, 8। अगला सवाल है आपके पास, आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा वो बताना था। आपको दिया गया था 13, 6, 1, 6, 8, 6, 4, 6 और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आपको यहाँ पर बताना था कौन सा नंबर आएगा। तो आप जब इन्हें काउंट करेंगे इन तीनों नंबरों को, तो आपके पास आएगा जोड़ के 20, 13 और 6 19 और 1 20। फिर आप 6 और 8 14 और 6 20। तो उसी प्रकार 4 और 6 10। अब यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो आप बेसिक तरीके से यहाँ पर बता देंगे नॉर्मली कि 10 में जब आप 10 जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर 20 आपको मिल जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर हो जाएगा, 10। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।